नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा की अमेरिका की क्रांति के कारणों के बारे में। हमने जाना कि इसके क्या क्या कारण थे और ये अमेरिका की क्रांति किस प्रकार से हुई। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका की क्रांति के परिणामों के बारे में। अमेरिका की जो क्रांति थी वह आधुनिक विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके परिणाम और प्रभाव बहुत दूरगामी और व्यापक थे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप नई दुनिया में न केवल एक राष्ट्र का जन्म हुआ वरन मानव जाति की दृष्टि से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो अब हम इस क्रांति के प्रभावों और परिणामों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो इसका परिणाम निकला, उपनिवेशों का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। क्रांति से पूर्व हमने देखा कि अमेरिका 13 उपनिवेशों में विभक्त था और ये उपनिवेश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, जिनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता का अभाव था। परंतु क्रांति की सफलता ने 13 उपनिवेशों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया और इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। इस नवीन राष्ट्र की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया और 13 राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हुए एक संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया और समय के साथ साथ ये नया जो राष्ट्र बना अमेरिका विश्व की एक प्रमुख शक्ति बन गया। और ये अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक विद्वानों ने अमेरिकी क्रांति को आधुनिक जनतंत्र की जननी की संज्ञा भी दे डाली, क्योंकि इस क्रांति के पश्चात विश्व में लिखित संविधानों और संघीय शासन व्यवस्था की परंपरा प्रारंभ हुई थी। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। अमेरिका ने ही आधुनिक युग में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। लिखित संविधान में अनेक विशेषताएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु मुख्य विशेषता इसकी क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। यहाँ पर धर्म को राज्य से अलग रखा गया, जबकि क्रांति से पूर्व राज्य का धर्म से घनिष्ठ संबंध होता है। अब धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत कार्य समझा गया और किसी धर्म को राजधर्म नहीं बनाया गया और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तीसरा परिणाम निकला वाणिज्यवादी सिद्धांत का परित्याग। अब मैं आपको बता दूं कि वाणिज्यवादी सिद्धांत क्या था। वाणिज्यवादी सिद्धांत के अनुसार वही देश सबसे अधिक समृद्ध और शक्तिशाली समझा जाता था जिसके पास मुद्रा के रूप में अधिक सोना और चांदी हो। जो देश आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक करता हो, जिसके पास स्वाभाविक रूप से सोना चांदी का भंडार बढ़ता जाता था। चूँकि सभी देश ऐसा ही चाहते थे तो उनमें क्या हुआ? आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। तो ये जितने भी युद्ध लड़े गए वो वाणिज्यवादी सिद्धांत के अनुरूप ही लड़े गए। तो इस मर्केंटाइल थियरी जो थी, वाणिज्यवादी सिद्धांत, इसका जो उद्देश्य था मुख्यतः उपनिवेश बसाना और उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना। लेकिन हमने देखा
अमेरिका की जब क्रांति हुई उससे उसके 13 इंग्लैंड के 13 उपनिवेश छिन गए। तो इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को ज़बरदस्त धक्का लगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से भी अधिक व्यापार होने लगा। तो अधिकांश देशों ने वाणिज्यवादी सिद्धांत का परित्याग कर दिया क्योंकि उनका मोह भंग हो गया था, और स्वयं इंग्लैंड ने भी इस नीति का परित्याग कर दिया और इसके स्थान पर एक नई नीति का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति आ चुके थे। नेक्स्ट इसका परिणाम निकला अन्य उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन। अब चूंकि इंग्लैंड के हाथ से अमेरिकी उपनिवेश निकल गए थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इनके निकल जाने से इंग्लैंड को अपनी अन्य उपनिवेशों को बचाने की चिंता लग गई और उन्होंने ये अनुभव किया कि शेष बस्तियों को अपने अधीन रखना है तो इनके शोषण की नीति छोड़नी पड़ेगी और उनका विकास करना पड़ेगा। अतः इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों के प्रति नीति को बदला और इसकी जगह स्थान पर ही उसने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का जन्म संभव हो सका। इसके बाद है इंग्लैंड के सामने नई समस्याएं। अब इस क्रांति के सफलता के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को कुछ नई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी उपनिवेशों में आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे अंग्रेज़ रहते थे, राजभक्त थे। तो जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो उन्होंने उसमें रहना उचित नहीं समझा और अपने परिवारों के सहित कनाडा में जा बसे। तो इससे इंग्लैंड के सामने नवीन समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसियों की संख्या बहुत अधिक थी, तो जिससे जातीय संघर्ष उत्पन्न हो सकता था। इसके अलावा एक और समस्या भी थी कि अब तक इंग्लैंड अपने अपराधियों को अमेरिका में निर्वासित कर देता था। अब इस काम के लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को चुनना पड़ा। परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों का भी तेजी से विकास होने लगा। नेक्स्ट है जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। अमेरिका की क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में सम्राट जॉर्ज तृतीय का शासन था और उसके शासन का वहाँ पर अंत हो गया, क्योंकि सारे देश में लॉर्ड जॉर्ज और नॉर्थ की निंदा होने लगी और इंग्लैंड की असफलता के लिए उन दोनों को उत्तरदायी माना गया। जॉर्ज तृतीय के पूर्व इंग्लैंड में वैधानिक शासन काफ़ी प्रगति कर चुका था। उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने पर पुनः स्थिति बदल गई और संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की जोरदार मांग उठने लगी। परिणाम स्वरूप राजा की शक्तियों पर अंकुश लग गया और छोटे पिट का रास्ता साफ हो गया। इस प्रकार अमेरिका के मुक्ति संघर्ष ने ब्रिटिश संविधान की रक्षा की और राजा की शक्ति को नियंत्रण में रखा गया। इसके बाद है और आयरलैंड के प्रति इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन। अमेरिका की क्रांति का आयरलैंड पर भी प्रभाव पड़ा। फिलाडेल्फिया कांग्रेस की नकल करते हुए आयरिश लोगों ने भी इंग्लैंड से मुक्त होने का उपाय खोजने के लिए एक कन्वेंशन बुलाई और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांग रखी। आयरिश लोग भी व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत और स्वतंत्र आयरिश संसद की स्थापना करना चाहते थे। तो इंग्लैंड ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और 1780 में वहाँ के वाणिज्य कानून को समाप्त कर दिया। इससे आयरिश लोगों को आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्रता मिल गई और बाद में व्यवस्थापिका को भी स्वतंत्रता मिल गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका की क्रांति ने आयरिश जनतंत्र का मार्ग
प्रशस्त कर दिया। इसके बाद है फ्रांस की राज्य क्रांति को प्रेरणा। अमेरिका की क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम उसके द्वारा फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा देना था। अमेरिका की क्रांति ने फ्रांस में नई चेतना उत्पन्न कर दी, क्योंकि फ्रांस के लोग स्वयं निरंकुश राजतंत्र के शोषण से पीड़ित थे और फ्रांस के हजारों सैनिकों और स्वयंसेवकों ने अमेरिका की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उन्होंने ये अनुभव किया कि अमेरिका के लोग अपनी स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के लिए इंग्लैंड के निरंकुश शासन और शोषण के विरुद्ध किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, और साथ ही वो उनके स्वतंत्रता समानता के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। तो जब वो वापस फ्रांस लौटे जीत करके, तो उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे दूसरों को निरंकुश शासन से मुक्त कराकर स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, तो वे स्वयं को अपने निरंकुश शासन से, शोषण से मुक्त क्यों नहीं कर सकते, अपने राजनीतिक अधिकार क्यों प्राप्त नहीं कर सकते। तो फ्रांस की क्रांति अमेरिका की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इस प्रकार के विचारों ने उनके दिमागों में उथल पुथल मचा दी और फ्रांस की क्रांति की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार अमेरिका की क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम देखें कि ये विश्व के इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लगभग 8 वर्षों तक लड़े गए इस संघर्ष का सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दृष्टि से ये संघर्ष बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यह जनशक्ति की विजय थी। इसी क्रांति के कारण, क्रांति के परिणाम स्वरूप जनतंत्रात्मक प्रथा का जन्म हुआ, जिसमें पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ और पहली बार सही अर्थों में आधुनिक ढंग से प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो अमेरिका के कुछ सिद्धांतों ने तो सारे संसार को प्रभावित किया है। संघात्मक शासन पद्धति का प्रयोग और विकास इसी क्रांति की देन है। लिखित संविधान का व्यवहार और धर्म तथा शासन का अलगाव भी इसी क्रांति की विशेषता है। तो इस प्रकार से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम एक युगांतकारी घटना माना जाता है। थैंक यू।